आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया से रूबरू करवाऊंगी जिसे आंखों से नहीं देख सकते फिर भी बहुत सुंदर है, कानों से नहीं सुन सकते फिर भी उसकी आवाज़ कितनी मधुर है, ज़बान नहीं है फिर भी उसके शब्दों से मोतियां झरते हैं। और ये दुनिया बसती है एक बच्ची के अंदर। आइए उससे मिलवाती हूँ। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए। 2012 की माई लवली एंजल, डायरेक्टर संग मू क्योन और चांग वॉन ली। IMDb रेटिंग 7.5। जय पिछले 10 सालों से एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चला रहा है। उसके अंडर कुछ लोग काम करते हैं, जियोंग भी उसके लिए काम करती है। एक दिन काम पर निकलने के लिए वो जियोंग का इंतजार कर रहे हैं। तभी हॉस्पिटल से कॉल आया कि एक हादसे में उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए जय को बुलाया क्योंकि उसके रजिस्ट्रेशन नंबर पे और किसी रिश्तेदार का नंबर नहीं है। उसकी एक 7 साल की बच्ची यून है बस। जियोंग का मोबाइल और पर्स उसे थमाया गया। दरअसल जय को उससे पैसे मिलते थे, इसीलिए वो कुछ दिनों बाद उसके घर गया, मगर डोरबेल पर किसी ने आवाज नहीं दिया। दरवाजा भी खुला है। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ कोई नहीं। कमरे की हालत भी बहुत खराब है। तभी यून बाहर निकली। वो दीवारों को छूते हुए चल रही है। उसने टेबल पर रखी ब्रेड के ढेर में से एक ब्रेड उठाया और एक कोने में बैठकर उसे खाने लगी। जय ने देखा कि उन ब्रेड्स में फफूंदी लग चुकी है। बच्चे के हाव भाव से उसे समझ आया कि वो देख नहीं सकती। अब जय उसकी माँ के दिए पैसे ढूंढ रहा है। उसने उस बच्चे से बात करने की भी कोशिश की, पर वो कोई जवाब नहीं देती। फिर जय ने जियोंग के हस्बैंड को कॉल लगाया, बताने के लिए कि उसकी पत्नी मर चुकी है। लेकिन उसने फोन उठाते ही कहा, मेरा उन दोनों माँ बेटी से कोई लेना देना नहीं, मुझे परेशान मत करना। जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर वो एक सिगरेट सुलगाकर पीने लगा। यून हवा में घुले धुएं की गंध को सूंघते हुए उसके पास आई और गले लग गई। उसे लगा कि उसकी माँ आई है, मगर थोड़ी ही देर में उसे आभास हो गया कि ये कोई और है और दूर जाने की कोशिश में वो चिल्लाने लगी। तभी सीढ़ियों से गुजरती मकान मालकिन आवाज सुनकर अंदर आई। उसे लगा कि जय बच्चे का बाप है, क्योंकि उसने जियोंग से उसके पति के बारे में सुना तो था मगर देखा कभी नहीं था। वो बोली, तुम दोनों के झगड़े में बेचारी बच्ची पिसती जा रही है। अगले महीने घर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी 70,000 मिल जाएगा। ये घर खाली करना पड़ेगा तुम्हें। जय के कान खड़े हो गए ये सुनकर। इस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसने प्लान बनाया। क्योंकि यून के असली पिता को किसी ने नहीं देखा, तो अब वो उसका पिता बनकर सबसे मिलेगा और डिपॉजिट के पैसे हथिया लेगा। उसने मकान मालिक को भी आधा ही सच बताया कि जियोंग मर चुकी है। जय की बिजनेस पार्टनर जिन ने बताया कि पिछले 5 महीने से किराया टालने की वजह से उसे अब घर से निकाल दिया गया है। सामान बाहर पड़ा है। अब अगले दिन यून जमीन पे घसकते हुए जूते रखने की जगह पर गई और वहाँ किसी अनजान जूते को छूकर उसे पता चल गया कि कोई घर पर आया है। जय उसकी हरकतों को देख रहा है। वो यहाँ कुछ दिन रहने का सोच कर आया है, जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता और किसी को शक भी नहीं होगा। उसने खाने के लिए यून के सामने कटोरी में नूडल्स रखी। बच्ची हवा में खाने की गंध सूंघ रही है। उसने हवा में टटोलते हुए कटोरी उठाई, उसे छूकर देखा। खाने का मन तो कर रहा है, लेकिन जिसके भी वो जूते थे वो उसकी माँ तो नहीं है। यही सोचकर उसने कटोरी नीचे रख दी और उसी ब्रेड के ढेर में से एक ब्रेड लेकर खाने लगी। जय ने उसे ब्रेड खाने से मना किया, पर वो नहीं मानी। बड़ी बदतमीज बच्ची है ये तो, एक बात नहीं सुनती, जय ने सोचा। और फिर उसने सारी ब्रेड कचड़े के डिब्बे में डाल दी। वैसे भी वो सब खराब हो चुके थे। जब दोपहर को भूख लगी, यून ने दोबारा जूते रखने की जगह चेक की, तो अब की बार वहाँ जूते नहीं है। वो खुश हो गई। इधर जय ने जूते छुपा दिए हैं। वो देखना चाहता है कि उसके नहीं रहने पे वो क्या करती है। फिर यून टेबल को टटोलने लगी। टेबल खाली है देखकर वो शोर मचाने लगी। किसी तरह जय ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया और मजबूरन उसके लिए नए ब्रेड खरीद कर लाया। नए ब्रेड को वो खूब सूंघ रही है। वो समझ गई कि इनमें पहले जैसी बदबू नहीं है, मगर अब उसका मन नूडल्स खाने का होने लगा। वो हवा में सूंघते हुए जय के सामने रखे टेबल तक गई
और दोनों हाथों से उसे खाने लगी। सच में बच्चों को समझना इतना आसान नहीं। आज कुछ नया खाकर वो बेहद खुश है। फिर बाथरूम में साबुन से झाग बनाकर खुद में ही खेल रही है। उसकी माँ अकेली ही उसे संभालती थी और ये कमरा ही उसकी पूरी दुनिया है। वो कभी इस चार दीवारी से बाहर नहीं गई। एक दिन फिर से उसी मकान मालकिन का फोन आया। जल्दी इस फ्लैट को दूसरे लोग देखने आने वाले हैं, जिसके लिए वो उसकी साफ सफाई करने सोशल सर्विस के लोगों को लेकर आ रही है। इसके बाद जय ने पहले तो यून के कपड़े बदलने की कोशिश की, क्योंकि वो कई दिनों से नहीं नहाई है, जो कि साफ नजर आ रहा है। लेकिन वो फिर जोर जोर से रोने लगी और डर के मारे जय बाहर भाग गया ताकि मकान मालकिन का सामना ना करना पड़े। मगर आधे रास्ते में याद आया कि फोन और लैपटॉप तो वो वहीं छोड़ आया। जब तक वापस पहुंचा वो लोग आ चुके हैं। कमरे की हालत बहुत खराब है। लगता है महीनों से सफाई नहीं हुई। अब जय किसी तरह उन लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वही उसका असली पिता है। मकान मालकिन ने ये उनकी हालत देखकर जय को उसे नहलाने को कहा। अब तो वो बड़ी मुसीबत में फंस गया, क्योंकि यून तो उसकी एक बात नहीं सुनती। फिर उसने एक तरकीब लगाई। वो उसकी माँ का स्वेटर सुखाते हुए उसे बाथरूम तक ले आया, मगर अब नहलाए कैसे? जबरदस्ती करने पर यून रोने लगी। तब मकान मालकिन अंदर आते हुए बोली, तुमने कभी अपने बच्चे को नहलाया नहीं है क्या? क्या जिम्मेदारी पूरी की है आज तक तुमने? फिर उसने उसके हाथों में एक प्लास्टिक का बतख पकड़ाया, जिससे यून समझ गई कि अब नहाने का वक्त है। यहाँ पहली बार जय को पता चली कि यून नहीं देखने के अलावा सुन भी नहीं सकती और इसीलिए उसे बोलना भी नहीं आता। उस रात तेज बारिश हो रही है। आधी रात को यून जय की पीठ से लगकर सो गई। उसे ठंड लग रही है। जब जय ने उसे छूकर देखा तो उसे तेज बुखार है। वो उसे पूरी रात अपनी पीठ पर लादे घूमता रहा। जय सोच रहा है, नया काम शुरू करने के लिए उसे पैसों की जरूरत तो है, मगर पैसे आने का कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि वो यून को किसी स्कूल में दाखिला करवाकर उसके जरिए सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों को मिलने वाले पैसे ले ले। किसी ने यून के पापा को देखा भी नहीं है, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन स्कूल में एक दिक्कत आ गई। क्लासेस या तो नहीं देख सकने वाले बच्चों की है या नहीं सुनने वालों की। ऐसी कोई क्लास नहीं है जिसमें दोनों तरह से तकलीफ होने वाले बच्चों को डाल सके। और दाखिला नहीं मिला तो सरकारी भत्ता भी नहीं मिलेगा। उन्हें वापस आना पड़ा। अब जे ABCD सीखने की प्लास्टिक सेट्स ले आया और यून को उसका आकार छूकर समझा रहा है, क्योंकि एक यही तरीका है जिसके जरिए वो लोगों को, चीज़ों को महसूस करती है, उन्हें समझती है और फिर हथेली पर लिखकर उसे समझाने लगा। आंख और कान बंद होने की वजह से यून के अंदर एक कल्पना की दुनिया है। उसका हाथ जिस भी चीज़ को छूता है वो उसकी छवि मन में बना लेती है। जो सबसे पहला अक्षर उसने यून को सिखाया वो है पापा। तभी कॉलिंग बेल बजी। घर पर कोर्ट से लोग आए हैं। जियों के लोन के ना चुकाने के बदले में कोर्ट उसकी निजी संपत्ति जब्त कर रही है। यहाँ तक कि घर छोड़ते वक्त जिस डिपॉजिट रकम की उम्मीद वो लगाए बैठा था वो भी जब्त हो जाएगी। अब यहाँ एक एक कर उसके साथ काम करने वाले भी उसकी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस नहीं ला पा रहा। थका हारा जब वो घर पहुंचा तो यूं दरवाजे पर बैठे उसका इंतजार कर रही है। जय बिना कुछ बोले अंदर जाकर सो गया और यून वहीं अभी भी उसकी राह देख रही है। अगले दिन जब जय ऑफिस गया तो उसके होश उड़ गए। उसके बिजनेस पार्टनर यांग ने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया। उसने जय से कहा, तुम जैसा नरम दिल इंसान धंधा चलाने लायक नहीं है। तुम 10 साल में भी वही के वही हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि काम कैसे करवाया जाता है। यांग ने उसे उसके नीचे काम करने को कहा, जिसके वो उसे अच्छे पैसे देगा। जय खामोश बैठा है। रात में उसने देखा कि शराब के नशे में यांग उसकी कंपनी के लिए काम करने वाली लड़कियों को छेड़ रहा है, जो सालों से जय के लिए काम किया करती थी। ये देख गुस्से में आकर उसने यांग को एक मुक्का जड़ दिया और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब वो घर पहुंचा, यून सो चुकी है। उसे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया कि उसका क्रेडिट कार्ड EMI ना चुका पाने पर रद्द कर दी गई है। जय के बटुए में कुछ 100 रुपए बचे हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी उसके हाथ में जियोंग का फोन लगा। यून के बचपन की फोटो देखते हुए उसका ध्यान कुछ मैसेज पर पड़ा, जिसमें लिखा है, जियोंग ने उसके गांव में रहने वाली आंटी को पैसे उधार दिए थे। फिर क्या था,
जो रास्ता दिख रहा है उसी पर जाने के लिए दोनों अगली सुबह रवाना हो गए। यून पहली बार घर से बाहर किसी सफर पर जा रही है। वो बहुत खुश है। जे उसकी आंटी की फोटो का प्रिंट आउट निकालकर उसे गांव में घूम घूम कर दिखा रहा है। थोड़ी देर बाद जब जे गाड़ी में वापस आया, यून वहां नहीं है। उसे ढूंढने वो बाहर निकला तो देखा वो एक परिवार के पास बैठी है जिनके पास एक कुत्ता है। जे की उनसे जान पहचान हुई और फार्म में एक दिन काम करने के बदले उसे रहने और खाने देने की बात तय हुई। खेतों में काम करना ऑफिस दफ्तरों की तरह नहीं होता, बड़ी मेहनत लगती है। थका हारा जब वो वापस आया, पास बैठी यून उबले आलू को मुंह में चबाकर उसे जे को खिलाने की कोशिश करती है। 2-3 बार ऐसा करने पर उसे गुस्सा आ गया और वो वहां से चला गया। अब अगले दिन फिर सफर शुरू हुआ, लेकिन बीच रास्ते में यून को प्यास लग गई। दूर दूर तक कोई दुकान नहीं। वहीं उसे एक तरबूजे का खेत दिखा। वो वहां से एक तरबूज चुरा लाया। वो यून को तरबूज खाना सिखा रहा है, बता रहा है कि उसकी बीज को कैसे मुंह से निकालते हैं और वो छू कर उसे महसूस कर रही है। वो उसकी हथेली पर तरबूज लिखकर बता रहा है। इतनी परेशानियों के बीच भी दोनों बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। इतने में एक लड़की पार्क वहां आई। उसने सीसीटीवी कैमरा में जय को तरबूज चुराते हुए देख लिया था। पार्क को लगा कि वो यून का पिता है। जय ने तरबूज चुराने के लिए माफी मांगी और फिर आंटी की तस्वीर दिखाकर पूरी बात बताई। पार्क बोली, अगर यहाँ के लोगों से मदद चाहिए तो इस तरह उनकी मेहनत चुराने से कैसे होगा, और चली गई। अब तेज बारिश हो रही है। यून गाड़ी से निकलने की बड़ी जिद करने लगी। उसने मना कर दिया, लेकिन उसका उदास चेहरा देख वो मान गया और छाता लेकर इधर से उधर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। यून बारिश में खेल रही है। मिट्टी से उसके हाथ गीले हैं। यून उसकी सौंधी सौंधी खुशबू को, बारिश की बूंदों को अपने अलग अंदाज में देख रही है। हम मालूम भी नहीं कर सकते कि इन चीज़ों की क्या छवि वो 7 साल की बच्ची मन में बनाती होगी, और उसे इस इंसान पर कितना भरोसा है कि उसकी उंगली पकड़े वो दुनिया से मिलने से नहीं डरती। कुछ देर में पार्क उनकी गाड़ी देख वापस आई और उन्हें घर पर खाना खिलाया। पार्क अपने 2 छोटे कजन और बूढ़े पिता के साथ रहती है। उनका एक खुद का फार्म भी है। जब यून ने फिर से खाना मुंह से निकालकर जे को खिलाना चाहा, उसने उसे डांटते हुए कहा, ये गंदी आदत कहाँ से सीखी तुमने? मत करो यहाँ सा। सामने बैठे पार्क के पिता देख रहे हैं और बोले, दरअसल ये बच्ची तुम्हें बहुत प्यार करती है। मुझे याद है जब मेरी माँ जिंदा थी, उन्हें भूलने की बीमारी थी। आखिरी दिनों में उनकी हालत और खराब हो गई थी। वो कुछ भी याद नहीं रख सकती थी, मगर मुझे याद है वो इसी तरह अपना मुंह का चबाया हुआ खाना मुझे खाने को देती। ये इनके प्यार जताने का तरीका है। जे को पहली बार समझ आया कि प्यार की कितनी भाषाएं होती है। यून ने बिना कुछ बोले अपना प्यार जे के लिए व्यक्त कर दिया। देर रात तक वो यून को सोता हुआ देखता रहा। उसके पास पड़े पैसे भी अब खत्म हो रहे हैं और उसकी आंटी का कुछ पता नहीं चला कहाँ लेकर जाए वो इस बच्ची को। अगले दिन उसने पार्क के पिता को मिट्टी के मटकों में कुछ रखते हुए देखा। पूछने पे वो बड़े अजीब तरह से हंसकर चले गए। जे को कुछ समझ नहीं आया। अब उसने पार्क से कुछ दिन यहीं रहकर काम करने की इच्छा जताई, जब तक कि कुछ और इंतजाम नहीं हो जाता। पार्क को जे का यून के लिए प्यार, उसकी परवाह करना बहुत अच्छा लगा, जैसे वो उसी की बेटी हो। वो उसे मन ही मन शायद पसंद करने लगी है। यहाँ यून के लिए मानो एक पूरी नई दुनिया बाहें पसारे उसका स्वागत कर रही है। वो हर दिन कुछ नया सीखती, कभी फूल पत्तियाँ, कभी हल से जोते खेत, कभी पेड़ पे लगे फल। यून ये सब किसी स्कूल में नहीं सीख सकती, क्योंकि उसका सीखना किसी 4 दीवारी तक सीमित हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो ये पूरी दुनिया ही एक स्कूल है। वो हर एक चीज को छू कर, उसे महसूस कर सीखती है। काम के बाद सब एक साथ काफी समय बिताने लगे। वहां जे ने पार्क को जब अपने पिता से बात करते सुना, उसे समझ आया कि दरअसल उसके पिता को भी भूलने की बीमारी है। एक दूसरे की जिंदगी की कमियां उन्हें और करीब ले आती है। फिर एक दिन यांग उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उस दिन नशे की हालत में उसे मारने का बदला आज उसने ले लिया। मत भूल, तू मेरे लिए काम करता है और ये तेरी गाड़ी भी कंपनी की है। मैं इसे ले जा रहा हूँ। जब अकल ठिकाने लग जाए तो वापस काम पर आ जाना। जे को समझ आया कि वाकई में अब वो बॉस नहीं रहा,
उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। पता नहीं उसे यहाँ होना भी चाहिए या नहीं। उसने फैसला किया कि अब उसे जो करना है वो वही करेगा। वापस आकर उसने एक बार देखना चाहा कि पार्क के पिता ने आखिर उस मटके में क्या छुपाया है। तभी पार्क वहां आ गई और उसके चेहरे की चोट को देखकर दंग रह गई। उस रात जे अपने मन में ही कुछ सोच रहा है। पता नहीं युन को क्या महसूस हुआ। उसने हथेली बढ़ाकर जे के चेहरे को छुआ। वहां चोट लगी है। वो उसे अपने नन्हे हाथों से सहलाने लगी। जे ने उसके हथेली पर आंसू लिखा। वो समझी कि चोट लगने पे जब दर्द होता है उसे आंसू कहते हैं। भगवान ने कितना कुछ से वंचित रखा। ना वो देख सकती है ना सुन सकती है, पर फिर भी उसकी अपनी भाषा है। वो अपने तरीके से प्यार जताती है, जिद करती है, खुशी मनाती है, रोती है, हंसती है। अगले दिन जे ने किसी को फोन करके आने को कहा। थोड़ी देर बाद वहां युन का असली पिता आया, मगर वो युन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। उसने दूसरी शादी कर ली है, उसके बच्चे हैं, वो उन्हें क्या मुंह दिखाएगा। उसके बदले में उसने कुछ पैसे निकाल कर देना चाहा, जिस पे जे हैरान है। ये देखकर वो युन का हाथ पकड़कर वहां से ले आया। इधर जब पार्क उसके यहाँ आई, जे युन को लेकर जा चुका है और पीछे एक चिट्ठी छोड़ी है जिसमें उसके घर की एक ड्राइंग बनी है और उस मटके की जगह को इंगित किया है। जब पार्क ने वहां जाकर देखा तो उसके पिता उसमें पैसा रखकर भूल गए हैं। इधर जे घंटों समंदर किनारे बैठा हुआ है। उसने आज युन के साथ पूरा दिन बिताया और अब सोच रहा है कि वो आगे क्या करेगा। मेरे साथ इस बच्ची का क्या भविष्य बनेगा। मैं जो आज तक कुछ नहीं कर पाया, इसे क्या दे पाऊंगा। कम से कम युन का तो अच्छा हो। ये सोचकर वो उसे एक अनाथालय में देने गया। कुछ दिन बाद हो सकता है कोई अच्छा परिवार उसे अपना ले। उससे आखिरी बार मिलते हुए उसने उसे एक ब्रेड खोलकर पकड़ाई जो युन को खाना बहुत पसंद है। शायद इस तरह वो कुछ देर तो उसे नहीं ढूंढेगी। थोड़ी देर बाद जब युन ने जे को अपने आसपास नहीं पाया, वो नीचे उतरकर उसे ढूंढने लगी। कमरे की दीवारों को हाथ लगाकर समझने की कोशिश कर रही है कि वो कहाँ है। जितनी दूर तक उसके हाथ जा सके हवा में फेर कर जे को छूने की कोशिश कर रही है। फिर वो घबराने लगी और जोर जोर से रोने लगी। कांच के दरवाजे के उस पार जे खड़ा है। वो भी ज्यादा दूर नहीं जा पाया उसे छोड़कर। उसकी रोने की पुकार से तो पत्थर भी पिघल जाए। फिर जय तो उससे बहुत प्यार करता है। युन की बंद आंखों और कानों के भीतर एक समंदर कैद है। कोई क्या कभी किसी समंदर को रोक पाया है। वो समंदर अपने किनारों पर खड़े लोगों को छू ही लेता है। जे ने हवा में उस टटोलते हथेली को पकड़ा, उसके आंसू पोंछे। युन को जब एहसास हुआ कि वो जे है, उसने उसकी हथेली पर आंसू लिखा, क्योंकि उसे भी आज दर्द हो रहा है। इससे समझ में आता है कि वो कितनी समझदार बच्ची है। फिर वो अपना सिर बार बार हाथों से मारने लगी। वो पूछ रही है कि मैं कौन हूँ, क्यों पहले माँ और अब तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। ये सवाल उसने पहले कभी नहीं पूछा था। जे ने उसकी हथेली पर लिखा, तुम युन हो। फिर उसने उसके कंधों पर थपथपा कर पूछा, तुम कौन हो। अब इसका जे क्या जवाब दे कि वो उसका कौन है। उसने जो पहला शब्द उसे सिखाया था वो उसके हथेली पर लिख दिया और बदले में युन ने वही शब्द जे के हथेली पर भी लिखा, पापा। जे ने उसे गले से लगा लिया। आज तक उसने कल के बारे में नहीं सोचा था। उसे जिम्मेदारी का एहसास तब हुआ जब उसने युन का हाथ थामा और अब वो उसे कभी जाने नहीं देगा। इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी यहीं समाप्त होती है। अब विदाई लेती हूँ। नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।